इधर देखो। हम्म तो मैंने आपको जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, इसका लास्ट है आज, है ना। चैप्टर 3 का नाम था मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। इसके दो एग्जाम्पल थे। प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल आ रही है, बैट से हिट कर दिया, बॉल कैसा मोशन करेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। तीर कमान से तीर छोड़ दिया, कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य गति। बाहुबली में पेड़ से बांध के उन्हें छोड़ दिया था महल पे जाने के लिए, तो वो कैसा मोशन करते जा रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन का पहला एग्जांपल जो था वो क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन। यही था, जो कि ऐसा होता है, पत्थर को फेंकोगे वो भी ऐसे ही जाएगा, है ना। तो अब ये जो पत्थर जा रहा है, ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, एक्स एक्सेस में भी जा रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखो, तो दो एक्सेस आ रही है, मतलब क्या आ रहा है? प्लेन। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। एक समतल बन गया बोर्ड का, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड पे गति हो रही है ऐसे करके। इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर 2, उसमें था मोशन इन ए लाइन, एक लाइन पे मोशन। जैसे रोड पे जाती है कार, एक लाइन में तो जा रही है। ट्रेन चल रही है पटरी पे, एक लाइन में मोशन। लेकिन यहाँ पे अब दो लाइनें आ गई हैं। अच्छा अच्छा, दोनों गए, दोनों वही हो गए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो एक एग्जाम्पल ये पढ़ा था, और दूसरा जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं इस समय, वो क्या था? सर्कुलर मोशन, मतलब कौन सी गति? वृत्तीय गति। एक मिनट देख लो जरा। सर्कुलर मोशन मतलब बताओ, अगर कोई चीज ऐसा सर्कल में भी घूम रही है, गोल गोल, ऐसे सर्कल में घूम रही है गोल गोल, तो क्या वो एक लाइन पे घूम रही है या दो लाइन में घूम रही है? बताओ इसका मोशन कैसा है? एक एक्सिस पर है या दो एक्सिस पर है? इसका मोशन एक एक्सिस पर है। जैसे कार कार का मोशन कैसा होता है? एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बस। इसका किधर है? दो एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि देखो, ये पत्थर ऊपर भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो ऊपर नीचे से आया होगा तो ऊपर भी गया ना, और पीछे भी आएगा। और जब यहां होगा, देखो यहां होगा तो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ये भी कैसा मोशन है? मोशन इन अ प्लेन है। फिर दो एग्जांपल होते हैं इसके, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। इसको पढ़ रहे हैं इस समय, और ये खत्म होने वाला है आज। तो बताओ, जब ऐसे सर्कुलर मोशन करता है पार्टिकल गोल गोल, अरे बोल क्यों रही हो? ऐसे गोल गोल मोशन करता है पार्टिकल, तो इसके अंदर कितने एक्सेलरेशन होते हैं? एक कौन सा बताया था मैंने सबसे पहला? सेंट्रीपिटल। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अभी कुछ भी, जो ये नए बंदे आए हैं, ठीक है। इनको सब तभी समझ में आएगा जब नई नई कहानी शुरू होगी, चैप्टर 4 से समझ में आएगा। अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है बताओ? जो डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एसी। अरे यार, मार्कर तो चल ही ना रहे। इसको क्या बोलते हैं हम? एसी। एक मिनट समझ लो जरा। पंडित जी इधर देखो बोर्ड पे। ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मान लो मैंने एक धागा लिया, उसमें पत्थर बांध दिया, तो गोल गोल घुमा रहा हूं। सही है। तो इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। उस डायरेक्शन में चेंज की वजह से अंदर की तरफ आता है इसके अंदर एक एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। सही है। अच्छा, दूसरा एक्सेलरेशन क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये किसका होता है? पार्टिकल का या एंगल का? ये एंगल का होता है, एंगल का एक्सेलरेशन। ठीक है। तीसरा एक्सेलरेशन क्या था? बोलो। तीसरा जो अब मैं बता रहा हूं, हाँ, वो तीसरा भी होता है। उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा? टेंजेंशियल। ठीक है। समझो इसको, ये कैसा होता है बताओ। मैंने कल समझाया था, जब एंगल तेज तेज घूमेगा इसका, पार्टिकल का ये एंगल, ये तेज तेज घूमेगा, तो पार्टिकल तेज तेज नहीं घूमेगा क्या? जैसे मान लो अभी एंगल भी फिक्स है और पार्टिकल भी फिक्स है, दोनों की स्पीड फिक्स है, तो ऐसे घूम रहे हैं दोनों, जैसे घड़ी घूमती है ना। अब मैं इस एंगल को तेज तेज घुमा रहा हूं,
तो पार्टिकल तो अपने आप ही तेज तेज घूमेगा। मान लो मैं एंगल की स्पीड तेज कर दूं तो पार्टिकल भी तेज होगा। तो पार्टिकल और एंगल एक साथ ही तो चेंज हो रहे हैं। एंगल कौन सा, ये वाला, ये वाला देखो, ये जो एंगल है, जब ये इधर से इधर आया तो इतना एंगल बना, जब इधर आ जाएगा तो इतना, देखो 180 का एंगल बन जाएगा पूरा। जब इधर आएगा तो ये 270, फिर वापस आएगा 360। अब मैं अगर एंगल को तेज कर दूंगा तो पार्टिकल भी तेज हो जाएगा। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन आता है तो फिर पार्टिकल के अंदर टेंजेंशियल आता है। मतलब टेंजेंशियल किसको बोल रहे हैं, इसकी स्पीड भी चेंज होने लगती है। इसकी स्पीड भी, जैसे मान लेता हूं मैं, इसकी स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। मतलब अब इसकी स्पीड पार्टिकल की हर सेकंड 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। मान लेते हैं पहले 10 है, एक सेकंड बाद 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो ये जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंस। अब समझो, इसकी डायरेक्शन होती है इधर, टेंजेंट की तरफ। टेंजेंस खींचते हैं ना, स्पर्श रेखा इधर होती है, इसको बोलते हैं ए टी। अब मुझे बताओ, ए सी किधर है, सेंटर की तरफ। ए टी किधर है, ऊपर। कितना एंगल है ए टी में और ए सी में, 90 डिग्री का। तो एक वेक्टर ऊपर है ए टी, एक वेक्टर इधर है, इसको क्या बोल रहे हैं, ए सी। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो दो एक्सेलरेशन होते हैं ये वाले, एक ए सी अंदर की तरफ और ए टी परपेंडिकुलर। कहीं भी चेक कर लो 90 डिग्री का एंगल आएगा। यहां चेक करो, यहां पार्टिकल है, यहां चेक करो। ए सी किधर होगा, सेंटर की तरफ, और ए टी किधर होगा, अब इधर देखो कितना एंगल आया है। यहां चेक कर लो नीचे, ए सी किधर होगा, सेंटर की तरफ, ए टी किधर होगा, इधर। 90 डिग्री का एंगल आया है। कहीं भी चेक कर लो 90 रहेंगे दोनों। अब मुझे ये बताओ, जब दो वेक्टर 90 पे हैं तो रिजल्टेंट किधर होगा। जब दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो रिजल्टेंट किधर होता है इनके, इधर बीच में कहीं होगा। ट्राइंगल लो लगाओ ना, ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो से कैसे बताओगे, देखो इस वेक्टर को इसके ऊपर शिफ्ट करूं, इसको इसके ऊपर शिफ्ट करूं, तो अब ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसको इससे बंद करना पड़ेगा ना। पढ़ा रहा, ये तो पढ़ा रखा है, ट्राइंगल लो तो यही तो है आर, है ना। तो मुझे बताओ आर कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला लगाऊं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर मतलब, बी स्क्वायर मतलब, 2ab कॉस थीटा मतलब, ए सी ए टी। थीटा कितना है, कॉस 90 कितना होता है, तो आर कितना आया, ए टी का स्क्वायर प्लस, ये है रिजल्टेंट एक्सिलरेशन। रिजल्टेंट एक्सिलरेशन। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दिया, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया 80, और कह रहा है रिजल्टेंट बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, सेंट्रीपिटल इधर, टेंजेंशियल इधर, स्क्वायर करके रूट निकाल के आंसर आ जाए। ये लास्ट फॉर्मूला रह गया था बताने से, बस। अब ये पूरा हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखो हेडिंग, और इस फॉर्मूले को नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, और फिर हम नए चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 लिखेंगे, लॉज ऑफ मोशन। आप सुन लो जरा, मतलब सुनो एक मिनट। लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम, ठीक है, ये नया चैप्टर है हमारा। अब गति मतलब समझते हैं ना, गति तो मतलब मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वहां से वहां चला गया, तो हम कहते हैं गति में है। इसमें है, गति में है। तो जो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, नाम सुना होगा तुमने। ये पूरी फिजिक्स तुम न्यूटन की पढ़ रहे हो अभी। फर्स्ट बुक है, जो जितने भी हमारे 6-7 चैप्टर हैं स्टार्टिंग है, सब न्यूटन ने बनाया। तो उन्होंने गति को बहुत बारीकी से देखा, और गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि उनको आप पढ़ोगे चैप्टर के बीच में जाके। पहले आप बेसिक क्लियर करोगे, जो स्टार्टिंग के पॉइंट है उनको समझेंगे। भाई गति किसी ऑब्जेक्ट में कैसे आती है, ये स्टूल अभी गति कर रहा है क्या, कैसे करेगा, क्या करूं,
जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। यानी गति कब होती है? जब बल लगता है। तो गति के नियम पढ़ने से पहले बल को पढ़ना पड़ेगा ना। तो हेडिंग लिखो फोर्स, पहले हेडिंग लिखो फोर्स। हिंदी में बल। बताइए कौन बताएगा? अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ फोर्स क्या है, तो कैसे कहोगे? फोर्स क्या है? फोर्स तो यार लगाते हैं डेली लाइफ में, बिना फोर्स के तो कोई काम कर ही नहीं सकते। चलते भी हैं तो फोर्स लगा के चलते हैं। पता है ना आपको? आप जमीन पे फोर्स लगाते हो, तब जमीन आप पे फोर्स लगा दी तो आप चल पाते हो। न्यूटन थर्ड लॉ है ये, मैं बताऊंगा। चलने में भी फोर्स है, बोलने में भी फोर्स है, लिखने में भी फोर्स है। तो फोर्स क्या है? एनर्जी नहीं है फोर्स। पीछे मत जाओ, आगे बढ़ाओ आगे। फोर्स की डेफिनेशन, बल की परिभाषा क्या है? कैसे समझाओगे बल क्या है? होता क्या है बल लगाने से, ये तो बताओ मुझे। बस वही बल हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी कि बल लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट गति में आ जाता है ना? तो बल वह कारक है, ऐसे कहेंगे डेफिनेशन। मतलब बल वह चीज है जिससे किसी भी वस्तु को विराम से गति में लाया जा सकता है, पहली चीज। और बताओ क्या किया जा सकता है? ये तो एक चीज हुई ना, विराम से गति। बस विराम से गति के लिए बल यूज करते हैं क्या? और किसके लिए? वही तो गति है मेरे भाई, मेरे लाल। वही तो गति है। वही एक जगह चेंज करना ही तो गति है। ये हो गई जगह चेंज, रुक जा। ये हो गई, लो जगह चेंज, हो गई जगह चेंज। इसके अलावा बताओ और क्या होता है फोर्स से? अगर मैं बहुत तेज किसी के मार दूं गाल पे, बहुत ही तेज मार, तो उसका ऐसा समझ लो जो जबड़ा है वो इधर से इधर चला गया। मान ले रहे इमेजिन में। तो क्या शेप चेंज नहीं होगी उसकी? है ना? तो बल लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी तो चेंज कर सकते हैं। जबड़ा इधर से इधर चला गया, शेप चेंज। या चलो मारो भी मत, या तुमने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको शेप देना पड़ता है। लोहा है, अब लोहे को पिघला, मतलब लोहे को कोई शेप देनी है मोड़ के उसको, या लोहे का सरिया मोड़ना है, ऐसे यू शेप में लगाना है, तो अपने आप मुड़ जाता है क्या? क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो फोर्स लगाने से हम रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, आकृति बदल सकते हैं उसकी। एक और बताओ, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई, जल्दी बताओ। स्पीड वो रेस्ट मोशन में ही आ गया सब, स्पीड चेंज हो जाएगी। और बताओ फोर्स लगा के और क्या कर सकते हैं? यार डेली लाइफ में है फिजिक्स। ये जितना भी पढ़ाया है किताबों में लिखा गया है ना, किताब तो बाद में आई है ना, ऑब्जर्व तो पहले कराया ना डेली लाइफ में। न्यूटन जो थे, उन्होंने कैसे बना दी किताब? भगवान के घर से लेके आए थे दिमाग में, मैं छाप दूंगा उस पर? कुछ नहीं, देखा है बस, यही देखा है सब कुछ। जो देखा है वो लिख दिया। तो हुआ पहले है, लिखा बाद में है। तो उसी में दुनिया में तो हम भी रह रहे हैं। तो ये सब चीजें तो किताब से पढ़ के ही समझ में आएंगी क्या? ऐसे भी तो समझ सकते हैं देख कर ही। फोर्स, मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब तो डेली लाइफ में है। ऐसे तो बताया न्यूटन ने। और जो बहुत ज्यादा डीप करके सोचोगे तो आइंस्टीन बन जाओगे फिर। और ऊपर ऊपर से सोचोगे तो न्यूटन रहोगे। आइंस्टीन ने भी इसमें यूनिवर्स को एब्जॉर्ब करके इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी दे दी अपनी। बैठे हैं अर्थ पे और थ्योरी दे रहे हैं यूनिवर्स की, बाहर ब्रह्मांड की थ्योरी दे रहे हैं, यहीं पे अर्थ पे बैठे बैठे दिमाग से सोच रहे हैं बस। अच्छा जब यहाँ ऐसा है तो वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, लाइट ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। इतनी मोटी मोटी किताबें छाप दी अर्थ पे रहते रहते, और सब सही है, सब सही है सब। ये है देखो ऑब्जर्वेशन। आइंस्टीन का एक वो भी है थॉट कि नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज।
नॉलेज तो बाद में आएगी, पहले इमेजिन करोगे, पहले उस चीज को इमेजिन करा, अच्छा फिर एक्सपेरिमेंट करा, फिर सही हुआ, तब वो नॉलेज बनेगी किताब में जाकर, ऐसे तो होगा। तो क्या ज्यादा जरूरी हुआ, इमेजिनेशन ज्यादा जरूरी हुई, नॉलेज बाद में है ना। तो तीसरी चीज ये है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है एक डायरेक्शन में, है ना, मान लो ऐसे करके कोई कोई गाड़ी है जो चलने वाली होती, बच्चों की गाड़ी है, मान लो छोटी गाड़ी ऐसे चल रही है, सीधी चल रही है, मैंने ऐसे पैर मार दिया, तो पैर मार दिया तो क्या होगा, इधर से इधर को घूम जाएगी, अब इधर को चलने लगेगी, है ना। तो पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जाने लगी। तो फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदल सकते। तो बताओ कौन कौन सी चीज कर सकते हैं फोर्स से, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, दोनों है इसमें पहले पॉइंट में। चल रही है तो रोक भी सकता हूं, और रुकी हुई है तो, पहली चीज फोर्स। दूसरी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं शेप बदल सकता हूँ फोर्स लगा के। तीसरी चीज, मैं किसी भी मूव, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी बदल सकता हूँ। गाड़ी की डायरेक्शन लगा, फोर्स लगा के ही तो बदलते हो, स्टेयरिंग को घुमा के ही तो डायरेक्शन बदलती है उसकी, या बैठे बैठे इधर घूम जा, अपने आप घूम जाएगी क्या, ऐसे नहीं घूमेगी ना। हाँ, ठीक। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो, लिखो बल, परिभाषा इसकी, लिखो बल, बल वह कारक है, बल वह कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था, विराम अवस्था मतलब रेस्ट, जो वस्तु की विराम अवस्था, कोमा लगाओ, गति की अवस्था, विराम अवस्था, कोमा, गति की अवस्था, विराम अवस्था, गति की अवस्था, कोमा लगाओ, वस्तु की आकृति, वस्तु की आकृति, वस्तु की आकृति लिख लिया, और गतिमान वस्तु की दिशा, और गतिमान, गतिमान समझते हैं ना, जो पहले से गति में है, गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है, गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है, ठीक है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ। देखो फोर्स इज अ फैक्टर, फोर्स इज अ फैक्टर, force is a factor that can, force is a factor that can change, that can change the state of motion, the state of motion, comma, the state of rest, the state of rest, comma, the shape of object, the shape of object, and the direction of, the direction of moving object, the direction of moving object। अब इधर देखो, हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बलों के प्रकार, बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने टाइप की फोर्स होती है पंडित जी, कितने टाइप की फोर्स होती हैं, जैसा तुम बताना चाह रहे हो, जैसे पता है वैसे बता दो। बल जो होते हैं, कितने तरह के बल होते हैं, ये एक ही तरह का बल होता है क्या, एक ही टाइप की फोर्स होती है क्या, फिर
ये मार्कर है, छोड़ दिया, नीचे आ गया क्या? क्या इसको किसी ने धक्का दिया था क्या? तो नीचे कौन खींच रहा है इसको? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? एक टाइप हो गया, है ना? और बताओ, ऐसे पूछ रहा हूं, है ना? और बताओ। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट को पास लाओ, या तो चिपक जाएंगी या एक दूसरे को दूर फेंकेंगी। मैग्नेट के पास किसी लोहे को लाके देखो, मैग्नेट के पास किसी लोहे को लाके देखो, दूर से ही चिपक जाएगी, है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स दूसरा एग्जांपल है टाइप ऑफ फोर्स का। और बताओ, और बताओ। ऐसे करके तुम मुश्किल से दो, एक दो और बता दोगे, है ना? लेकिन मैं बिल्कुल मोटी मोटी कैटेगरी लेना चाह रहा हूं। जैसे फोर्स केवल दो ही टाइप की रहेंगी। कितने टाइप की? दो। कौन कौन सी? देखो, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्स। स्पर्शी और अस्पर्शी। समझ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है? कांटेक्ट फोर्स मतलब स्पर्शी बल। कैसा बल? स्पर्शी बल। और नॉन कांटेक्ट मतलब अस्पर्शी। बताओ क्या मतलब हुआ इनका? ऐसे फोर्स जिनको लगाने के लिए दोनों बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है। मुझे स्टूल पर फोर्स लगानी है तो यहीं खड़े खड़े लगा सकता हूं क्या? मुझे इसको टच करना पड़ेगा, यानी दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए, तो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाएंगी? कांटेक्ट फोर्स। लेकिन कुछ फोर्सेस के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। यहां रखिए मैग्नेट और यहां रखा है लोहा, गैप है बीच में, फोर्स तब भी लग जाती है। तो ऐसे करके मेरे पास दो कैटेगरी आ गई है, कांटेक्ट की और नॉन कांटेक्ट। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखो, या इसके अंदर लिखो पहले। देखो, बल, बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। देखो दोनों के नाम। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। रन। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। नाम लिखो दोनों के, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग लिख लो, कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग लिखो, कॉन्टैक्ट फोर्स। लिखो, ऐसा बल, कॉन्टैक्ट फोर्स में लिखो, ऐसा बल जो, ऐसा बल जो दो वस्तुओं के, ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है। ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है। ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है, हेडिंग कहलाता है। हेडिंग यानी स्पर्शी बल कहलाता है।
ठीक है, देखो, द फोर्स विच एक्ट, द फोर्स विच एक्ट, हाँ, विच एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल लिखो, इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्जाम्पल लिखो और बताओ एग्जाम्पल। कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? लात मारना, फुटबॉल को किक मारना, बैट से बॉल मारना, ये सब कांटेक्ट होगा तभी लगेंगी ये फोर्सेस। ठीक है, तो मैं ऐसी फोर्स की बात कर रहा हूं जिसका कुछ नाम हो। इन फोर्स का नाम थोड़ी है कोई, मैंने पैर से स्टूल मार दिया, ठीक है, कौन सी फोर्स मार दी मैंने, इसका कोई नाम है क्या? इसका नाम नहीं है कोई, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो, चलो, ये स्टूल रुक गया, क्यों रुका? न्यूटन का पहला नियम है, मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके। न्यूटन ये कह रहे हैं पहले नियम में अपने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा हमेशा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब ये रुका हुआ था स्टूल, मैंने लात मारी, चलने लगा, तो मैंने फोर्स लगाई तो चलने लगा, सही है न्यूटन की बात, यहां तक तो ठीक है, फोर्स लग गई ना, तो चलेगा ही वो। अब न्यूटन ने ये भी तो कहा है, अगर चलने लगा तो चलता ही रहेगा, तो ये रुक क्यों गया वहां जाके? इस पे किसने फोर्स लगा दी वहां पे? ग्रेविटी लगा रही है फोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टूल रुका हुआ था, सही है, ये रेस्ट में है अभी, ये रेस्ट में है। अब बहुत तेज मारूंगा तुम्हारे लग जाए। ये अभी रेस्ट में है, अब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्स ना लगे। ये लग गई फोर्स, वहां किसने लगा दी फोर्स, वहां क्यों रुक गया ये? हवा ने लगा दी, मतलब ऊपर का चक्कर है क्या? स्टूल पे भी ऊपर का चक्कर है, फिर इसका ऊपर का चक्कर कौन सही करेगा? हवा नहीं, ये है घर्षण बल, सुना नाम, घर्षण बल। जो फ्लोर है, जो टाइल है, इसने इसको रोका है, फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना, फ्लोर पे, किसी भी फ्लोर पे चलेगा, तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगने लगता है उसको रोकने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो वो फोर्स रोकने वाला उसको घटाता रहता है, उसके उसके जो हमने एक्शन किया है उस पे, उसकी जो स्पीड आई है, उस स्पीड को वो अपोजिट फोर्स क्या करेगा, घटाता रहेगा, घटाता रहेगा, घटाता रहेगा, और एक टाइम के बाद स्पीड जीरो कर, वो रुक जाएगा। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन कम होगा। बर्फ के ऊपर तुमने देखा, चलते हैं तो फिसलते हैं बर्फ के ऊपर, जो आइस वाली बर्फ, वैसी बर्फ होती है आइस वाली जमी हुई, उसमें फिसलते हैं पैर। या अगर मैं यहाँ पे अभी ऑयल डाल दूं तो पैर फिसलने लगेंगे, तो फ्रिक्शन को कम कर रहे हो आप। जूतों के अंदर ऐसे करके गैप दिए होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो क्यों दिए होते हैं? ताकि फ्लोर से वो फिक्स हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए, ताकि जूते पहन के हम ना गिरें फर्श पर, या जूतों से भाग सकें बहुत तेजी से, हंस के चलेगा ना एकदम, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन की जरूरत होती है बढ़ाने की, और कहीं कहीं जरूरत होती है घटाने की। फ्रिक्शन नाम से पूरा चैप्टर है हमारे, अगला आगे आएगा पूरा चैप्टर, उसमें फ्रिक्शन ही, घर्षण ही पढ़ना है, सही है। तो मैं उस फ्रिक्शन को कांटेक्ट फोर्स कह सकता हूं नहीं, बताओ? क्योंकि फ्रिक्शन कब लगेगा स्टूल पे, जब स्टूल फ्लोर के टच में होगा। या हवा में भी फ्रिक्शन लगेगा क्या? हवा में तो नहीं लगेगा ना, तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। और इसको और डिटेल में कब पढ़ना है, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो कांटेक्ट फोर्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी पहले फोर्स को पढ़ो, आप ही केवल टाइप्स लिख रहे हो उसके, इनको थोड़ी पढ़ रहे हो। ऐसे ही करके एक फोर्स होता है विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस, जानता है कोई इसके बारे में? श्यान बल,
कौन सा बल? श्यान बल। बहुत श्यान दिखाता है ये। श्यान बल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, सही है। क्या होता है श्यान बल? जैसे घर्षण लगता है ना, ऐसे ही श्यान लगता है, लेकिन ये लिक्विड में लगता है, लिक्विड में। इसका भी पूरा चैप्टर सेकंड बुक में है, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो ये लगता है लिक्विड के अंदर। तुमने देखा कोई लिक्विड बहुत पतला सा होता है, उसको ऐसे फ्लोर पर डालो एकदम फैलता हुआ चला जाएगा। कोई लिक्विड ऐसे, शहद है, अब शहद को मैं डालूंगा थोड़ा सा आगे जाएगा, रुक जाएगा, है ना, मतलब वो गाढ़ा ज्यादा है शहद, और पानी पतला है। गाढ़ा और पतला समझते हो ना? तो जो गाढ़ा है उसका श्यान, उसके बल क्या है? ज्यादा है। गाढ़ी चीज में श्यान बल क्या है? ज्यादा है। पतली चीज में श्यान बल क्या है? कम। लेयर्स के बीच में लगता है, लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको श्यान बोलेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, इतना समझ लो कि ये क्या है? कॉन्टैक्ट है। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। हेडिंग लिखो नॉन कॉन्टैक्ट। हेडिंग लिखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे इसकी नॉन कॉन्टैक्ट की? ऊपर वाली पढ़ो क्या है। संपर्क में आने से नहीं लगता है, अस्पर्शिबल कहलाता है। लिखो, बस नहीं लगाना है। आप पढ़ो, आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बस आप लोग जल्दी छापो। तो देखो, हाँ मैं वही वही बता। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होंगी जिनको कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं है, बिना कॉन्टैक्ट के भी ये वर्क करती है। मार्कर को हम यहां से छोड़ रहे हैं, अर्थ से बहुत ऊपर है, लेकिन अर्थ फिर भी खींच रही है। ओ गिरी गया, लो मैं पकड़ लूंगा। तो अर्थ फिर भी खींच रही है, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के खींच सकती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या? पृथ्वी और सूरज। पृथ्वी और सूरज। सूरज है हमारा, और पृथ्वी है। अब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमी घूमी कर रही है। क्या कर रही है? घूमी घूमी, मतलब घूम रही है। तो वो घूम रही है, तो वो बताओ क्यों घूम रही है? वो तो निकल के चली जानी चाहिए, भाई अपने घर जा, तो क्यों घूम रही है? तो एक तरह का काम यहाँ पे, ये सन है, ये अर्थ घूमी घूमी कर रही है यहाँ पे। इधर जाती है, इधर जाती है, इधर तो घूम के इधर उधर, ऐसे घूम। तो ये क्यों घूम रही है बताओ? इसको तो ऐसे ऐसे सीधे चले जा। हाँ, इसका मतलब इसको कोई घूमने के लिए मजबूर कर रहा है, सही है। तो मुझे एक बात बताओगे यहाँ पे, बहुत छोटा सा सवाल, बहुत हल्का सा। छोटे होगे तुमने तब भी सोचा होगा, हालांकि अब भी छोटे हो, जब ज्यादा छोटे होगे तब भी सोचा होगा कि ये अर्थ है, ये सन है। तो ये सन, ये अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, और सन इधर ही होता है कोने में, ऐसे बीच में नहीं होता है बिल्कुल भी। इसको फोकस बोलते हैं, फोकस पे है सन। दो फोकस होते हैं इसके, इस शेप को एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्स। एलिप्स के फोकस पे सन है, ना कि सेंटर पे। देखो इसको ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे, ये हमारी ऑर्बिट है, ये सन है, ये अर्थ है। ऐसे जो पढ़ा रहा है ना, वो बिल्कुल गलत पढ़ा रहा है। पहली बात तो ये सर्कल नहीं है, अर्थ के घूमने का रास्ता सर्कल नहीं है। कैसा है? ऐसे चपटा है, और इस चपटे शेप को क्या बोलते हैं हम? इलिप्स बोलते हैं। बताया था ना? और ये फिर सेंटर नहीं है, इसका फोकस है। तो फोकस पे सन है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सन इस अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से, जैसे अर्थ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये जाए और इसमें अर्थ सन में गिर जाए जाके, ये जाए और उसमें सन में जाके टकरा जाए, खत्म हो जाए दुनिया। तो कैसे बैठे हो फिर यहाँ पे? खत्म हो जाने चाहिए तुम तो अब तक। तो फिर बताओ, ये क्यों नहीं हो रहा? तो वो भी खींच रही होगी सन को, फिर तो और मामला बिगड़ गया। तो वो भी खींच रही है, वो भी खींच रहा है, अरे तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए यार, तो हिलती है। पीछे वाले बचा रहे हैं अर्थ को, पीछे वाले बचाएंगे अर्थ को। तो पीछे वाले भी तो घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। सन जो है ना, पूरे सोलर सिस्टम में बहुत ही बड़ा
वो है हमारे पास स्टार, है ना। और कितना बड़ा है बता दूं, तो फुटबॉल देखिए वो सन है, और सरसों के खेत में जो दाना देगा, सरसों का दाना जिस तेल निकलता है, वो अर्थ है। इतनी छोटी है। हाँ तो एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रेविटी लगती है। लो इनसे मिलो तो पैदल चलो। कह रहे हैं एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रेविटी लगती है, तो मून पे ग्रेविटी नहीं लगती। मून पे कौन सा एटमॉस्फेयर है, क्या है वहां। अरे चचा, ग्रेविटी एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं, मास की वजह से लगती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचेगा, ये बताया न्यूटन ने। ये ग्रेविटी भी न्यूटन ने ही बताई है। तो अर्थ के अंदर सन के अंदर मास है नहीं है, अर्थ के अंदर मास है नहीं है, वजन तो है इनका बहुत ज्यादा, खींचेंगे ना एक दूसरे को, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसी फोर्स है, नॉन कांटेक्ट। एग्जांपल में लिख लो पहले, इसकी बात बाद में करते हैं अभी। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी नॉन कांटेक्ट है। और लिख लो एग्जांपल नॉन कांटेक्ट के, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है। चुंबकीय बल, बताओ इतना छोटा सा आंसर नहीं पता तुम्हें, वैसे तुम साइंस के बच्चे हो। कोई छोटा बच्चा पूछने ही लगा, मान लो उसने थोड़ा सा पढ़ लिया ग्रेविटी, अब वो आ गया तुम्हारे पास, भैया भैया ये जो ये खींच रहे हैं तो ये टकरा क्यों नहीं रहे, तो पूछ सकता। और तोतली जबान में ऐसे ही, भैया भैया ये टकरा तो नहीं रहे, ऐसे करके पूछ। हाँ? छोटा। हाँ, हाँ। तो तुम ये कह रहे हो कि ये सन है, उसने धागे में बांध रखा है उसको, पृथ्वी को, और जैसे हम धागे से घुमाते हैं पत्थर, ऐसे सन घुमा रहा है अर्थ को, और बाकी को भी धागे से बांध रखा है। कहाँ है धागा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। यार ये धागा है क्या, धागा कहाँ है भाई, उस धागे की वजह से वो नहीं जाता कहीं भी, ये धागा कहाँ है। थोड़ा थोड़ा पहुंच चुके हो वहां तक, लेकिन पूरा परफेक्ट पहुंचो। घूमी क्यों रही है ये, घूमी क्यों रही है भाई, उसको तो हमने घुमाया ना ऐसे पत्थर को, उसको घुमाना किसने स्टार्ट कर दिया, फिर जब से ये घूम ही रही है। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है, अब पहुंचे तुम वहां तक। देखो हुआ क्या, जब ये यूनिवर्स बना, पता कैसे बना ये यूनिवर्स, ये सारे प्लेनेट ग्रह, इस सैटेलाइट, ये सब कैसे बने, ये सब बने बिग बैंग से। ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा बैंग हुआ, बैंग मतलब विस्फोट, जब बम फटता है ना, बैंग बोलते हैं। तो बिग बैंग मतलब बड़ा बैंग, जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारे पत्थर के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े और कई सारी चीजें उसमें से निकली। तो उसमें ही हमारा ये अर्थ भी निकला, सन भी निकला, ये सारी चीजें उसी से निकली। और वो जैसे देखो, जैसे बम फटता है तो वो ऐसे बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है आगे की तरफ को, है ना। ऐसे ही जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, और वो एक्सपेंडेशन अभी भी रुका नहीं है, अभी भी यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है और लिमिट भी नहीं है, और वो एक्सपेंड भी कर रहा है, यूनिवर्स बढ़ भी रहा है। ठीक है, जैसे विस्फोट होता है तो वो आग बढ़ती जाती है ना, ऐसे करके यूनिवर्स भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो भी बिग बैंग हुआ है, अब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। हाँ तो अब ये मैं ये कह रहा हूं मैं, कि जब ये सारी चीजें निकली तो सन था बहुत बड़ा मास, अर्थ, अब जब ये देखो सारी चीजें मूव करने लगी ना, ब्लास्ट हुआ तो सब चीजें मोशन में है। तो जैसे ही सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ मोशन करती हुई आई, तो वो ग्रेविटी की वजह से सन ने उसको क्या करना चाहा, खींचना चाहा अपने पास। लेकिन वो तो किसमें है बताओ, मोशन में है। अब कोई चीज मोशन में है और तुम उसको खींचना चाह रहे हो, तो क्या होगा। एक साइकिल वाला जा रहा है सामने से, रस्सी फेंकी मैंने और मैं उसको पकड़ के खींचने लगा, तो अब वो साइकिल वाला क्या करेगा, तुम्हारे चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। साइकिल वाला ही होना चाहिए, मोटरसाइकिल वाला नहीं होना चाहिए।
पता चला तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो उड़ते हुए। सही है, इसलिए मैंने साइकिल वाला लिया। तो है कमजोर होना चाहिए, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। नहीं देखो, एक्चुअल में तुम जब अभी आगे बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। ग्रेविटी ऐसे काम नहीं करती कि खींचती है किसी चीज को, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन करा है। न्यूटन ने बस ये कह दिया कि ग्रेविटी लगती है, लेकिन कैसे लगती है ये नहीं बताया है न्यूटन ने। ग्रेविटी किसी चीज को खींचती नहीं है। ग्रेविटी जो स्पेस है उसको कर्व करती है। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा अभी कि स्पेस कैसे कर्व होता है, क्या ग्रेविटी एक्चुअल में कैसे काम करती है। अभी के लिए सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यही समझो कि अर्थ जा रही थी, सन ने अर्थ को देखा, उसको लगा ये तो अच्छा है, नीला नहीं लग रहा है, तो उसने उसको पकड़ लिया। अब वो मूव कर रही थी तो फिर वो उसके चारों तरफ घूमने लगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कोई भी इसके अंदर ये सन के चारों तरफ ये चीज घूम रही है अर्थ। ठीक है, अब कैसे स्पेस टाइम कर्व होता है, कैसे ग्रेविटी काम करती है, वो आगे सिंपल एक्सप्लेनेशन अभी के लिए। और कोई है? और कोई है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? और कोई? हाँ वही। तो देखो, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, नहीं कहते उसको, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखा है आपने कहीं पे? ये वाली फोर्स कहाँ देखी है? हैं? हम्म। क्या कह रहे हो? हम्म हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ देखी है? स्केल को बालों में रगड़ के कागज को उड़ाया है कभी? करंट निकलता? हाँ तुम्हें तो तुम्हारे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? तो बिजली विभाग में करंट बनाओ जाके। वो वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, करा भी होगा, ऐसा स्केल को बालों में ऐसे रगड़ो और कागज के ऊपर रखो, वो उड़ने लगते हैं, है ना? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होती है। देखो, ये समझो जरा एक मिनट, लड़की, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, सुन लो, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर फेंकते हैं। जैसे मैग्नेट में होता है ना, नॉर्थ पोल रिपल करते हैं, साउथ पोल रिपल करते हैं, ऐसे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज लाए जाए पास, एक पॉजिटिव हो और एक कैसा हो, तो ये आपस में अपने एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। तो जब तुम स्केल को बालों में रगड़ते हो ना, तो उस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन उस स्केल पे आ जाता है। और जो कागज के टुकड़े हैं उनमें निगेटिव पॉजिटिव बराबर है, तो स्केल निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हिस्से को खींच लेती है। तो पॉजिटिव निगेटिव बराबर है तो पॉजिटिव हिस्सा ऊपर स्केल पे चिपक जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इंटर में पहला ही चैप्टर है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है पूरी, और उसमें फोर्स भी पढ़ाई जा रही है। तो ये इंटर का टॉपिक है। देखो 11th में तुम्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और ये पढ़ना है। तो ये तीन टॉपिक तुम्हें 11th में पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक कहाँ है? इंटर में। ठीक है, इंटर की फर्स्ट बुक में है दोनों। तो बताओ, फोर्स समझ में आया क्या होती है, कितने टाइप की होती है समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ गए? तो आज हमने पढ़ा केवल फोर्स होती क्या है और कितने टाइप की होती है। कल इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आज हो चुका है हमारा टाइम भी पूरा, 7:15 होने वाले हैं।